बीती रात ईरान ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए उसके कई सैन्य ठिकानों पर मिसाइल अटैक किए। हालांकि अमेरिका ने दावा किया कि ईरान के हमले बेहद कमजोर थे, जिसे प्रभावी तरीके से नाकाम कर दिया गया। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को शुभकामनाएं दी। कहा, दिस इज द टाइम फॉर पीस, यानी शांति का वक्त आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बन गई है। उन्होंने ट्रुथ, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर एक पोस्ट किया। अब से लगभग 6 घंटे बाद जब इजरायल और ईरान अपने अंतिम मिशन को पूरा कर लेंगे, युद्ध समाप्त माना जाएगा। आप सबको यह लगा कि यहां से दोनों मुल्कों के बीच, राष्ट्रों के बीच शांति होगी, सीज फायर हो गया है। लेकिन ट्रंप के इन बयानों का कोई खासा असर नजर नहीं आया। दोनों देशों ने एक बार फिर से अपने हथियारों का बेड़ा खोल दिया है। ऐसे में सवाल यह कि क्या ट्रंप सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हैं? अमेरिका का प्रभाव खत्म होता जा रहा है? क्या ट्रंप के उटपटांग बयानों के चलते उनकी बातों से लोगों का भरोसा उठ गया है? करेंगे इन्हीं सब सवालों पर बड़ी बहस, लेकिन देखिए ये रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान करने के बाद एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर की अचानक घोषणा कर सबको चौंका दिया। ट्रंप ने एक्सपोज पर कहा कि अब से लगभग 6 घंटे बाद जब इजराइल और ईरान अपने अंतिम मिशनों को पूरा कर लेंगे, तब युद्ध विराम प्रभावी हो जाएगा। लेकिन इस पोस्ट के कुछ घंटों बाद ही ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी, जिसके बाद यरूशलेम और तेल अवीव में तेज धमाके सुने गए। धमाकों के बाद इजराइल ने अपने नागरिकों को आगाह किया और देश भर में सायरन बजे। वहीं इस हमले के बाद इजराइल गुस्से में लाल हो गया और ईरान के हमले पर इजराइल के वित्त मंत्री ने कहा कि इजरायली सेना के जवाबी हमलों से और फिर इसके कुछ घंटों बाद इजराइल के ईरान पर हमले की खबर है। तेहरान में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं दोनों देशों के बीच सीज फायर टूटने से ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान और इजराइल दोनों से ही खुश नहीं हूं। उन्हें नहीं पता वे क्या कर रहे हैं। इजराइल का हमला करना पसंद नहीं आया। ईरान परमाणु प्रोग्राम जारी नहीं रखेगा। ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि ईरान और इजराइल युद्ध विराम समझौते पर पहुंच गए हैं। ये घोषणा किए जाने के कुछ ही घंटों बाद ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सीज फायर से पहले ट्रंप ने ईरान इजराइल से बात नहीं की थी? क्या ट्रंप ने सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ में सीज फायर का खुद ही ऐलान कर दिया, जैसा कि भारत और पाकिस्तान के मामले में भी देखने को मिला था? जबकि भारत ने कई बार साफ किया कि भारत पाक सीज फायर में ट्रंप का कोई रोल नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पिछले कुछ वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से एक ही स्लैंग निकल रहा है, सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर। दूसरी तरफ उनकी वो भावना भी जागती हुई नजर आई है जिसमें वो चाहते हैं कि नोबेल पुरस्कार फॉर पीस, नोबेल अवार्ड फॉर पीस मिल जाए डोनाल्ड ट्रंप को। ये तमाम चीजें कहां जा रही हैं? एक वक्त पर ऐसा था जब सुपर पावर अमेरिका कुछ कहे, प्रेसिडेंट कुछ कहे, तो लोग मानते थे कि पत्थर की लकीर है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में इस इमेज पर बड़ा डेंट हुआ है क्या? और अभी जो सीज फायर हुआ, जिसके महज 1.5 से 2 घंटे बाद एक बार फिर से हथियारों का मुआयना खोल दिया गया, क्या वाकई सीज फायर हुआ है या इस बार भी नाकाम हो गए डोनाल्ड ट्रंप? इस पर बात करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना सर जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर जय हिंद, नमस्ते आपको। साथ ही मेरे साथ एक जाना माना चेहरा डॉक्टर अंशु जोशी, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंशु जी नमस्ते, आपको भी बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं शुरुआत अस्थाना सर से ही करता हूं। अस्थाना सर, आपने तो कई चीज़ों को देखा है, पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, मैन इन यूनिफॉर्म, और मैं हर बार कहता हूं वंस इन अ यूनिफॉर्म ऑलवेज इन अ यूनिफॉर्म। इसलिए जब जब मैं आपको देखता हूं, आपको सुनता हूं, तो आपकी बातें फुल स्टॉप के साथ ही मेरे तक पहुंचती हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए नोबेल। इतनी बार सीज फायर उन्होंने कह दिया, इतनी बार सीज फायर उन्होंने कह दिया, लेकिन शायद ना अमेरिका मान रहा है, ना उनका सोशल मीडिया मान रहा है। ईरान, इजराइल और बाकी जो मुल्क हैं वो तो छोड़ ही दीजिए। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस हिसाब से अभी जब सत्ता संभाली है, उनके दिमाग में ये है कि ओबामा को लड़ाई लड़ने के बाद और पहले ही साल में पूरे नोबेल प्राइज, पीस प्राइज मिल गया था, तो मुझे क्यों नहीं। ठीक,
क्योंकि मैंने तो लड़ाई कराई नहीं अपने पहले टेन्योर में, तो उनको ये ग्रज काफी समय से चल रहा है। और दूसरे, अपनी उत्सुकता में वो कुछ इस किस्म से आगे बढ़ जाते हैं जिसको बाद में उनको फिर बैक स्टेप करना पड़ता है। और एक अमेरिका में एक जुमला चल रहा है जी। कि ट्रंप जो है वो हमेशा से चिकन आउट हो जाते हैं, टाको करके, ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट। यानी कि जो भी वो बोलते हैं उसके बाद में वो होता नहीं है, और वो होने के बाद में वो फिर कुछ ना कुछ फिर अपने बहाने मारने लगते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। अब आप देखिए, जहां तक इस सीज फायर का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ये हुआ, जब ईरान ने हमला करा अमेरिकी बेसिस पर, उससे पहले ट्रंप का बयान था कि अगर ईरान ने कुछ भी पलट कार्रवाई करी जी, तो मैं बहुत इससे डबल डैमेज करूंगा ईरान के ऊपर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक मेरे हिसाब से एक फिक्स्ड मैच था, क्योंकि ईरान को अपनी पब्लिक को जवाब देना है जी। अमेरिका लड़ाई में घुसना नहीं चाहता। हर एक आदमी चाहता है कि भाई मैं जीत भी कर दिखाऊं, अपने लोगों के सामने वाहवाही भी लूटूं, और मेरे को नुकसान भी ना हो। सारे के सारे यही चाह रहे हैं, सिवाय नितिनयाहू के। वो उनकी बात मैं अलग से करूंगा, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि लड़ाई चलती रहे, नहीं तो मेरी कुर्सी गई। हाँ। उनकी अपनी प्रॉब्लम है। यानी उन्होंने जो तो टारगेट अब क्या सेट हुआ? किया कि खामनेई जब तक मरेंगे नहीं, ऑपरेशंस जारी रहने चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि मैं दुखी तो दोनों से हूं, लेकिन बेंजामिन तो मैं नेतन्याहू अभी इजरायल इसी से ज्यादा डोनाल्ड दुखी हूं। ट्रंप पे बात खत्म करता हूं। हाँ सर, प्लीज। तो अभी क्या हुआ कि इन्होंने जैसे भारत के टाइम में सीज फायर से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर दिया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहले मिल गई, पाकिस्तानियों ने इन्फॉर्मेशन पास कर दी कि जी हो रहा है कुछ। ठीक है। इसी मुताबिक इन्होंने जब ये करा, उन्हें लगता है नेक्स्ट ट्रंप 2.0 में कि मैं बड़ी मेजॉरिटी से आया हूं, तो मैं पूरे देश, पूरी दुनिया का शासक हूं, और पूरी दुनिया के वो एक जैसे होते हैं ना डॉन के तौर पे बिहेव कर रहे हैं कि हर एक आदमी को मेरी बात माननी चाहिए। हाँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है पूरे विश्व में किसी, क्योंकि अभी उनकी कोई भी बात नहीं मान रहा है। रूस को उन्होंने जो कुछ बोला उसने नहीं माना। अभी नेतन्याहू का अपना एजेंडा है। ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हैं कि नहीं, उसने टाइम लिमिट के बाद में उसने पहले फायर करा, दूसरा कह रहा है उसने पहले फायर करा। लेकिन करा जिसने भी, सवाल ये है कि दोनों ही चुप नहीं बैठने वाले। अगर इजराइल फायर करेगा तो ईरान भी करेगा, जरूरत भी है। और आप जिक्र कर रहे हैं हर एक राष्ट्र का नाम आपने लिया, मेजर अस्थाना। मैं आपकी बात मान रहा हूं इस चीज को। और यहां तक कि जेलेंस्की जो खुद यूएस विजिट पर थे, दोनों जब बैठे हुए थे साथ में, मीडिया थी, जेलेंस्की भी नहीं डर रहे थे। बाकी तो बड़े बड़े मुल्क वो कहते हैं हम सुपर पावर हैं, वो तो क्या ही सुनेंगे। फिर मैं वापस आऊंगा सर, आपके पहले जो रिमार्क्स आए बहुत स्ट्रांग आए। मेरे साथ यूके देवनाथ सर भी जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते, जय हिंद आपको। डॉक्टर अंशु, मैं आपके पास आ गया। डॉक्टर अंशु, एक तो चाहिए उनको नोबेल अवार्ड फॉर पीस। जब वो थे, जब इलेक्शंस में भी थे, तो कह रहे थे मैं होता, बाइडन तो बहुत कमजोर हैं, मैं होता तो रूस यूक्रेन युद्ध को रोक लेता, मैं होता तो कहीं कोई दिक्कत ही ना आती, मैं होता तो इजराइल भी हमास पर अटैक नहीं करता। आज जाते जाते G7 को कट शॉर्ट करके गए, मुझे याद है तब भी संवाद कर रहा था मैं। ऐसे इंडिकेशंस की सीज फायर के लिए नहीं जा रहा, बाद में घूम फिर के वापस सीज फायर पर ही आ गए। ये जो इमेज पर डेंट है, जो मेरे मन में एक इमेज थी, सुपर पावर अमेरिका, मिस्टर प्रेसिडेंट, कुछ कहेंगे तो दुनिया मानेगी, कोई नहीं मान रहा। बिल्कुल, पश्चिम एशिया की जो ये लड़ाई है, इसमें अलग-अलग चैप्टर्स खुले हुए हैं रोहित जी। और अगर हम ट्रंप की बात करें तो बिल्कुल सही बात है। उनको इलेक्टोरल कैंपेन में जो वायदे उन्होंने किए थे कि रशिया यूक्रेन वॉर को और इजराइल हमास युद्ध को वो अंत की ओर ले जाएंगे यदि वे राष्ट्रपति बनते हैं तो राष्ट्रपति बने, दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। लेकिन जो अधिकांश उन्होंने वायदे अमेरिका की जनता से किए थे, चाहे आंतरिक मुद्दों को लेकर के हो, चाहे ये बाह्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को, युद्धों को लेकर के हो, उसमें विफल नजर आते हैं। इसीलिए भारत पाकिस्तान के केस में भी जो उन्होंने ताबड़तोड़ जो स्टेटमेंट्स दिए, भारत कहता रहा कि भाई किसी ने कोई मध्यस्थता नहीं कराई, इसके बावजूद कभी कहते रहे कि हाँ दोनों न्यूक्लियर पावर्स ने अपनी बातचीत करके मामले को सुलझा दिया, फिर कभी कहा कि नहीं मैंने मध्यस्थता कराई। तो ट्रंप इन दिनों कंफ्यूजन में इसी चक्कर में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है पूरी दुनिया से उनको एक वैलिडेशन चाहिए कि नहीं, कम से कम मैंने एक युद्ध को तो अंत की ओर
पहुंचाया। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर ये युद्ध विराम सफल भी रहता है ईरान और इजराइल के बीच में, तो भी हमास और इजराइल के बीच तो युद्ध जारी है। उसका ना तो कोई संघर्ष विराम होते हुए देख रहे हैं, ना डिप्लोमेटिक टेबल पर दोनों पक्षों को आते हुए देख रहे हैं। और दूसरी बात, हम ये समझें कि जनवरी 2020 में बगदाद में जो कासिम सुलेमानी को एलिमिनेट करवाया था, ट्रंप ही थे, ट्रंप ने करवाया था। तो उसके बाद उनका वेल स्पेक्युलेटेड, ये उनको कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा था कि ईरान रिटेलिएट तो करेगा, लेकिन इसके बाद फिर वो शांत हो जाएगा। और यूएस ने ईरान के तब रिटेलिएशन का इंतजार किया, फिर यूएस ने उसको फर्दर एस्केलेट नहीं किया। अभी भी आप देखिए, ऑपरेशन हैमर हुआ, उसके बाद यूएस चुपचाप बैठ गया, ईरान ने थोड़ा रिटेलिएट किया। अब अमेरिका की सीधी भूमि पे तो जाकर कुछ कर नहीं सकता, तो भाई निशाना बनाया इसराइल को, फिर कतर को बता करके सैन्य बेस पे हमला किया, क्योंकि कतर ईरान का बहुत करीबी देश है। और उसके बाद अभी ईरान भी शांत है। तो अब ईरान कह रहा है कि इजराइल अटैक कर रहा है, जो कि बात सही भी है। और ट्रंप के हवाले से भी ये बात आई कि भाई किसी प्रकार के बम का इस्तेमाल इजराइल ना करे, युद्ध विराम की और इस पूरे संघर्ष को ले जाए। तो हर कोई प्लेयर जो है ना, वो वे करके बैठा है अपने अपने ऑप्शंस, और सबको समझ में आ रहा है कि आगे इस युद्ध को ले जाने में किसी का भी फायदा नहीं है, और न्यूट्रल भी चीज नहीं रहेगी, नुकसान है। इसलिए धीरे धीरे अब सब इसको, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक विराम की ओर तो ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आ गया। एक स्लैंग है, इफ यू कांट मेक इट कंफ्यूज इट। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद कंफ्यूज हैं कि ग्लोबल लीडर्स को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं? प्लीज मुझे बता दीजिए। रोहित, जितने भी सक्सेसफुल बॉस होते हैं, सक्सेसफुल सीईओज होते हैं, या सक्सेसफुल देश के नेता होते हैं जी, एक ट्रेट देखा गया है कि वो सारे अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। जैसे ही वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं तो उनके जो, चाहे उनके नीचे मातहत में काम करने वाले हों, या उनका पीयर ग्रुप हो, या जिस देश से या दूसरी कंपनी से डील करते हैं, वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। स्ट्रेटेजिक मिस इन्फॉर्मेशन नाम का एक शब्द इजाद हुआ था जी, जिसके तहत आप दुश्मन को कहते हैं, किसी को भी, अपनी कंपीटिटिंग कंपनी को बोलते हैं कि हम तुमको डुबा देंगे, और फाइनली जब उसके शेयर गिर जाते हैं तो आप उसके शेयर खरीद कर होस्टाइल टेक ओवर कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस गेम में माहिर हैं। वो जब दो देशों के भी साथ डील करते हैं तो इसी में करते हैं। पहले वो कुछ ऐसा करते हैं कि दूसरा देश भ्रमित होकर, चकित होकर, या तो उसका मनोबल गिर जाए या वो एक कदम पीछे ले ले, और जब दूसरा देश थोड़ा डगमगाने लगता है तो वो हिट करते हैं और उसको गिराने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज वो रूस और यूक्रेन के बीच में कर रहे हैं। जेलेंस्की को बुलाया, डांट कर वापस भेज दिया। पुतिन से लंबे लंबे 2 टेलीफोन कॉल किए, अब पुतिन से बात करने से परहेज कर रहे हैं। नेतन्याहू को भी उन्होंने टाइट किया। सिर्फ यह है कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको ज्यादा रिपोर्ट नहीं किया। दुनिया भर के सारे लीडर्स जो हैं उनसे घबराए हुए हैं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट वहां गए, उनको डांट दिया गया जी। ये सक्सेसफुल नेता या सक्सेसफुल सीईओ का एक ट्रेट है। लेकिन देखिए कितना फायदा हो गया। उन्होंने बोला, अरे हम तो ईरान को 2 हफ्ते का टाइम देते हैं, 2 हफ्ते के बाद देखेंगे क्या करना है, और हम सबने इस पे यकीन किया। मेरे ख्याल से ईरान ने भी थोड़ा यकीन कर लिया, 5-6 मिनट का पॉज दिया, लेकिन उन्होंने 48 घंटे के अंदर ही ईरान को हिट कर दिया जी। तो स्ट्रेटेजिक मिस इन्फॉर्मेशन की भी एक वैल्यू होती है। ठीक जी, ठीक है यूके सर, आपने एक तमाम पॉइंट शुरू रखा। कहीं ना कहीं मेरे जो दायरे हैं उनको भी आपने खोलने का काम किया है। एक बार फिर से मैं अस्थाना सर के पास जा रहा हूँ। अस्थाना सर, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, अभी तक हम जो आपसे सवाल पूछ रहे थे, आप लोग इन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अब तक बड़ा सवाल था, वर्ल्ड वॉर 3 होगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगा। अब चीज़ें थोड़ी बेहतर हो रही हैं क्या? डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि अब तो मिडल ईस्ट में चीज़ें धीरे धीरे सकारात्मक रास्ते की ओर अग्रसर है। आपको भी ऐसा नजर आता है क्या? उस समय भी जब ये बात चल रही थी, मैं हमेशा से कहता रहा कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा। परफेक्ट। और ये इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। ये उस समय भी मैं बोलता रहा हूँ, तब से लेके अभी तक मैंने जो कुछ भी बोला है, बल्कि कल ये सब होने से पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये फिक्स्ड मैच होने वाला है, क्योंकि सबको जो है अपनी अपनी साख भी बचानी है और साथ में बड़ी लड़ाई में भी नहीं घुसना है। तो ये अगर स्ट्रेटेजिक इंटेंशन है तो जाहिर है कि फिक्स मैच के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अब आप इसको देखिए, अगर जो ये प्रेसिडेंट ट्रंप की अगर हम बात करें तो जो कुछ भी वो कर रहे हैं, उनका अभी पिछले फर्स्ट टेन्योर में और सेकंड टेन्योर में कोई भी फॉरेन पॉलिसी सक्सेस अभी तक नहीं हुआ है। जितनी चीजें उन्होंने अभी तक करी हैं उसमें हमेशा कुछ इंटरनल अड़चन पड़ रही है और कुछ बाहर से अड़चन पड़ रही है। ठीक।
अब मिसाल के तौर पे आप देखिए, क्योंकि स्पेसिफिक्स में जाना ज्यादा सही होगा, लोगों के कई विचार हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में, कोई उनके फेवर में बोलते हैं, कुछ उनके अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल एनालिसिस होता है जब आप उसको पॉइंट बाय पॉइंट कि क्या उसने बोला और क्या हुआ। ठीक। अब आप देखिए, सबसे पहले रिलेशनशिप की बात है। कनाडा को उसने क्या बोला, देखिए कनाडा और रूस के बीच में, अमेरिका के बीच में क्या रिलेशनशिप हो गई, बिल्कुल। कि आप हमारा एक स्टेट बन जाइए, कैसे हो सकता है भाई, और वो भी उनसे बिगड़ गए अच्छे भले रिलेशन। उसके बाद में यूरोप के लिए भी उन्होंने जिस हिसाब से बोला कि भाई मैं नाटो से शायद निकल भी जाऊं, कुछ, या तुम अपने आप करो जो भी करना है तुम्हें, तो उसमें अब नाटो को भी भरोसा नहीं है ट्रंप के ऊपर। फिर जितने दोस्त या दुश्मन सबके ऊपर उन्होंने दबा के टैरिफ लगा दिया जी। और भिड़ गए वो चीन के साथ में कि 245% टैरिफ लगाया, और बीच बीच में ये भी बोलने लगे कि चीन चाह रहा है कि मेरे से बात करना। हाँ, चीन ने बार बार क्लैरिफाई किया कि नहीं, मैं नहीं चाह रहा हूं मैं आपसे बात करना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपसे बात करने का। उसके बाद जमीन पे आ गए, और फिर 245 से अपने आप एकदम 125 पे आ गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि चीन अभी हिलने वाला नहीं है। ये इमेज अस्थाना सर, ये इमेज बहुत ज्यादा मजबूत हो रही है क्या, कि सिर्फ और सिर्फ गरजते रहते, इसलिए दुनिया सीरियसली नहीं लेगी अब। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट वाली जो कहानी मैंने बताई आपको, ये आजकल अमेरिका में घूम रही है बहुत बुरी तरीके से। उसी मुताबिक जब बाकियों को उन्होंने बोलना शुरू करा, जिस कहीं पे भी देख लो आप, अभी कनाडा में भी पहले जो पार्टी थी इसकी, जस्टिन ट्रूडो की, उसकी रेटिंग बहुत डाउन थी, लेकिन जैसे वो जो नया लीडर आया उसने ट्रंप का मुकाबला करा, वो एकदम फेमस हो गया। यस। और उसके बाद उसकी रेटिंग भी बढ़ गई और वो जीत भी गए इलेक्शन। और ग्लोबली इन चीजों को बहुत देखा भी जा रहा है, ग्लोबली इन चीजों को बहुत देखा जा रहा है। मेरे लेना सर, आप जैसे अस्थाना सर आप हैं, यूके देवनाथ सर हैं, अंशु जी, आप लोग आते हैं ना, तो मैं एंकर अपना वो वाला धर्म थोड़ा साइड में रख देता हूं, एक स्टूडेंट की तरह सुनता हूं चीजों को, एक आम भारतीय के मन में क्या कुछ जा रहा है वो जानने का प्रयास करता हूं, ताकि जनता को भी लगे कि भाई रोहित हमारे मन के सवाल ही तो पूछ रहा है। अंशु जी, मुझे ये समझाइए आप, डोनाल्ड ट्रंप को कोई कह रहा है बहुत शानदार बिजनेसमैन है, अभी अस्थाना सर बता रहे थे उनकी फॉरेन पॉलिसीज कुछ बहुत ज्यादा ग्राउंड पर असर करती हुई भी नजर नहीं आई, इसी तरीके के इंडिकेशंस हमारे यूके देवनाथ सर ने भी दिए। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये मजबूरी किस चीज की है? अमेरिका भी मजबूर हो सकता है क्या? एक तरफ वो रूस से बात करने की बात करते हैं, दूसरे दिन जेलेंस्की को भी बुला लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री G7 में जाते हैं तो कहते हैं आइए वॉशिंगटन आइए, चाय पानी पी के जाइए, नाश्ता कीजिए, प्रधानमंत्री मना कर देते हैं, अगले दिन आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर उनके साथ बैठा होता है। मतलब कोई चीज का लेवल ही नहीं रख रहे। वो प्रेसिडेंट हैं तो कम से कम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मिले, मुल्ला मुनीर को अपने साथ बिठा लिया, तो उसके बाद तो मजाक बनेगा ही ना। रोहित जी, देखिए, ये तमाम अलग अलग जो एपिसोड्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, इनके अपने कूटनीतिक मायने हैं। और जिस मल्टीपोलर विश्व में हम आज रह रहे हैं, वहां पर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के जरिए हर देश दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम ये ना सोचे कि अमेरिका अब वो हेजेमोनिक पावर है जो एक शीत युद्ध के खात्मे के तुरंत बाद हुआ करती थी, या शीत युद्ध के दौरान हमने उसकी शक्ति को देखा। आज की तारीख में हम देखते हैं कि शक्ति के पैमाने जो हैं वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से सबसे पहले देखे जाते हैं, सैन्य शक्ति तो खैर है ही। तो एक ट्रेडिशनल शक्तिवान देश रहा है अमेरिका, लेकिन अब कई एक्सपर्ट्स ऐसा इंगित करते हैं कि एक डिक्लाइनिंग पावर है जब हम शक्ति के ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में हम देखते हैं तो। पर अमेरिका तो अमेरिका है भाई, हम सबके जनमानस में वो चीज बैठी हुई है। बहरहाल ट्रंप अपनी जो हर चाल चल रहे हैं, वो हमें दाम तो ऐसा लगता है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इस तरह से अचानक स्टेटमेंट देते हैं, फिर पीछे ले लेते हैं, मुनीर को क्यों बुला लिया, सबके पीछे मायने हैं। मुनीर को उन्होंने बहुत वेल कैलकुलेटेड अपने इस प्लान के तहत बुलाया था कि भाई अगर ईरान के साथ आगे अमेरिका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में कूदता है और कोई भी चीजें एस्केलेट होती हैं, जो कि हुई, तो पाकिस्तान ईरान का एक अलाई है, और फिर उधर पाकिस्तान में चीन भी बैठा हुआ है। तो ट्रंप ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान जैसा देश, मुनीर कंटेन होकर के बैठे। वहां के प्रधान पाकिस्तान के लिए तो भाई आर्मी चीफ ही रहेंगे ना ट्रंप के लिए, क्योंकि पाकिस्तान आखिरकार को राजनीतिक रूप से एक फेल्ड स्टेट है। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वहां के अलग अलग जो मिनिस्टर्स हो, वो तो पपेट्स हैं, वो किसके हाथों में है? वो पाकिस्तान की सेना के हाथों में है। तो ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की भूमिका या पाकिस्तान का किसी भी प्रकार से उपयोग अमेरिका के अगेंस्ट हो जाए। यही कारण था कि अचानक हमने इस प्रकार के स्टेटमेंट सुने कि आई लव पाकिस्तान, और मुनीर ने भी सिफारिश कर दी लगे हाथों कि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और ये वो तमाम। बाद में हमने देखा कि उसके पीछे के कुछ कूटनीतिक मायने थे जो मुनीर को लंच के लिए बुलाया। और मैं तो कहती हूँ अच्छा है हमारे प्रधानमंत्री यूएस नहीं गए, क्योंकि जेलेंस्की को यूएस बुलाकर, वहां पर रशियन डेलीगेशन को बुलाकर फिर क्या स्थिति पैदा की थी ट्रंप ने। तो ट्रंप इतने अनप्रिडिक्टेबल हो रखे हैं कि वो कब क्या किसके साथ कर दें। तो
भारत एक बहुत अच्छा न्यूट्रल स्टैंड लेकर के इस वक्त खड़ा हुआ है। हम बहुत अच्छी पोजीशन में खड़े हुए हैं। कल ईंधन आपूर्ति की बात को लेकर के भी बातें हुई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर बंद हो गई तो क्या होगा। हमारे यहाँ पुरी जी ने स्टेटमेंट दे दिया कि हमारी ईंधन आपूर्ति की दृष्टि से हम सुरक्षित हैं। वापस ट्रंप पे आती हूँ। वर्तमान जो परिस्थितियां बनी हुई है ना रोहित जी, पूरे वैश्विक परिदृश्य में और विशेषकर पश्चिमी एशिया को, उसको लेकर के हर दिन जिस तरह से चीजें चेंज हो रही है, उसको देखते हुए अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, देवनाथ सर, मैं आपके पास आ गया। शुरुआत में ऐसे इंडिकेशंस थे कि जैसे इराक का हाल कर दिया वैसे ही अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ईरान का भी हाल करने वाले हैं। 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किए गए, नतांज हो गया, फोर्डो हो गया, इस्फहान हो गया, और अमेरिका ये कह रहा है कि हमने जो करना था उसको अचीव कर लिया। अमेरिका ने वाकई अचीव कर लिया? देखिए, अमेरिका ने अचीव क्या करना था, उन्होंने ये सोचा था कि जैसे ईरान 11 दिन से पुश कर रहा था इजराइल को, और इजराइल ईरान को 11 दिन से पुश कर रहा था जी। तो अमेरिका का आकलन ये था कि इतनी 11 दिन की गुत्थम गुत्था के बाद अब ईरान शायद थोड़ा डगमगा रहा है और एक छोटा सा नज चाहिए, एक छोटा सा पुश चाहिए था। तो अमेरिका ने अपने 7 B-2 बॉम्बर्स को वहां जब भेजा, 14 बंकर बस्टिंग बॉम्ब गिराए, तो अमेरिका ने सोचा कि अब डगमगाते ईरान को वो पुश करेगा, ठीक, और ईरान लुढ़क जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो पेंटागन का आकलन था, CIA का जो आकलन था कि ईरान की अंदरूनी हालत ठीक नहीं है और शायद आयतुल्लाह खुमैनी को सब धड़ों से सपोर्ट नहीं मिल रहा। शायद जब ज्यादा पुश करेंगे तो ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी के विरोध में जो गुट हैं, खासतौर से जो अमेरिका में ईरानी सेटल्ड हैं या यूरोप में ईरानी सेटल्ड हैं, उनको एक्टिवेट करके वो पुश दे देंगे ईरान की रिजीम को। वो हुआ नहीं, वरन और देखा ये गया कि महज 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे के अंदर ही जैसी अमेरिका की बमबारी खत्म हुई, ईरान में लाखों लोग सड़क पर आ गए। ये फेंस सीटर्स जो थे, ईरान के जो न्यूट्रल लोग थे, ईरान में जो फेंस सीटर्स थे, जो कि अब तक आयतुल्लाह खुमैनी के सरकार के समर्थन में भी नहीं आए थे, पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, महिलाएं, वो भी सड़क पर आ गई खुमैनी के सपोर्ट में। तो ये शायद पेंटागन का और CIA का और कुछ हद तक मोसाद का भी मिसकैलकुलेशन हो गया। बिल्कुल, और उस वजह से जो इमेज में भी बहुत बदलाव आया है। हाँ, इमेज में भी बहुत बदलाव आया। मैं बिल्कुल अंतिम क्षणों में पहुंच चुका हूं और लास्ट का 1 मिनट मेरे पास है। अस्थाना सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने जिक्र कर दिया अभी कि ट्रंप 1.0 हो, 2.0 हो, बहुत सारा फेलियर्स उसमें नजर आया, लेकिन मैं एक फैक्टर को कैसे यहां पर इग्नोर कर दूं कि वॉर टाइम सिचुएशंस में भी, वॉर जोन से भी भारत का देश के अंदर ही कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो जुड़ते हैं हमारे साथ इसी प्लेटफॉर्म पे और वो बोलते हैं कि 13 बार ट्रंप ने कह दिया सीज फायर करवाया, सीज फायर करवाया, उनको जवाब चाहिए तो सीधे नरेंद्र मोदी से ही चाहिए। हमारी MEA क्या कहती है, नहीं मानेंगे। हमारी डिप्लोमेटिक, हमारी ताकत क्या है? मैं इस चीज को कैसे इग्नोर करूं कि अभी भी लगभग 2000 से ज्यादा लोग ईरान और इजराइल से भारत ने सेफली इवैक्यूएट किए हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं डेमोक्रेसी में, वो अपनी जो बोलते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करना और अपनी हर इंसिडेंट का एक पॉलिटिकल गेन चाहती हैं जी। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। ये डेमोक्रेसी में सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। जहां जहां डेमोक्रेसी है ऐसा होता ही रहेगा, तो इससे हमें डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। अभी वो 14 बार 15 बार, वो तो वॉशिंगटन पोस्ट ने लिख दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप सेज दिस, क्लेम्स एंड इंडिया डिनाइज। उसमें तो अभी पूरे विश्व में सबको पता है कि भारत इस बात को मान नहीं रहा है। वो अपने आप ही लगे हुए हैं बोलने में। तो वो चाहे 14 बार बोले, चाहे 15 बार बोले, वो जितनी बार बोले, वो बिल्कुल उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। बिल्कुल, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है सर। आप जो बात कह रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि आइंदा मुझे नहीं लगता कि कोई और पैनलिस्ट या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नुमाइंदा मुझसे ये सवाल दोबारा पहुंचेगा, अदरवाइज मैं यही क्लिप उसके सामने चला दूंगा। वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच अस्थाना सर, आप जुड़े। इट्स अ प्लेजर, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच अंशु मैम। मैं तो आपको मैम ही कहूंगा, अब जैसे मैं सर कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस से मुझे भी बहुत क्लैरिफिकेशन मिलता। थैंक यू सो मच देवनाथ सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।